Hi everyone, welcome back to my channel Cam Curious. Hope you all are doing well. This is part 2 of electronic spectra of transition metal complexes. If you haven't watched part 1 yet, I highly recommend checking that out first for the better understanding. I have pinned the link in the description box below. Let's dive into the part 2 and continue exploring this topic. डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म. तो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होती है? ग्राउंड स्टेट वैसी ऐसी स्टेट होती है जिसकी सबसे कम एनर्जी होती है और वो सबसे स्टेबल जो है वो स्टेट होती है. इसने क्या कहा कि जो भी टर्म्स हमने एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से डिराइव की एक एटम की, उसकी जो है वो सेम एनर्जी नहीं होती है, उसकी अलग अलग एनर्जी होती है. तो हमारे को ऑर्डर ऑफ एनर्जी निकालने के लिए कुछ रूल्स दिए गए. टर्म अकॉर्डिंग टू देयर स्पिन मल्टीप्लिसिटीज़, उनकी एस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है वो हमें टर्म्स को अरेंज करना है. और जो मोस्ट स्टेबल स्टेट है वो स्टेट है जिसकी सबसे ज़्यादा एस वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3p एंड 3s. हमारे पास यहाँ पे दोनों के पास जो है वो s की वैल्यू 3 है. तब हम रूल 2 पे जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि जिसकी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ L होगी वो होगा मोस्ट स्टेबल स्टेट. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3p और 3s में p की L वैल्यू ज़्यादा है, p की L वैल्यू 1 है और s की L वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 है. ठीक है. इसलिए यहाँ पे हमारे पास 3p जो है वो स्टेबल स्टेट होगी एज़ कम्पेयर टू 3s. थर्ड पॉइंट, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ s एंड L, कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास s और l की जो है वो सेम वैल्यू आ जाए, तो जो टर्म जिसके पास स्मॉलेस्ट j वैल्यू है, ठीक है, वो मोस्ट स्टेबल होगी अगर हमारे पास सब सेल जो है वो लेस देन हाफ फिल्ड है. फॉर एग्जांपल हमारे पास p सब शेल है. p सब शेल अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वहाँ पे जहाँ पे j वैल्यू स्मॉल होगी वो वहाँ पे स्टेबल होगा. हमारी हाफ फील्ड है और एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये भी है, तो वहाँ पे जो हमारे पास जे वैल्यू है वो स्टेबल होगी जिसके पास ज़्यादा जे वैल्यू होगी. मैक्सिमम जे वैल्यू वहाँ पे स्टेबल होगी इस केस में, और इस केस में होगी मिनिमम जे वैल्यू. हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है. इन P2 कन्फिग्रेशन द ग्राउंड स्टेट टर्म्स आर 3p 1d एंड 1s. को यहाँ पे j वैल्यू थी 0 1 2, तो यहाँ पे 3p0 जो है वो मोस्ट स्टेबल हुआ क्योंकि हमारे पास लेस देन हाफ फील्ड था. अगर यहाँ पे हमारे पास मोर देन हाफ फील्ड होता तो हमारे पास 3p2 जो है वो मोस्ट स्टेबल. नेक्स्ट आता है हमारे पास माइक्रोस्टेट्स. माइक्रोस्टेट्स क्या होता है? द डिफरेंट अरेंजमेंट of electron in a set of orbitals as slightly different energy is called microstates. कि एक इलेक्ट्रॉन्स की किसी भी ऑर्बिटल्स में डिफरेंट अरेंजमेंट, ठीक है, कितनी अरेंजमेंट जो है वो एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की हो सकती है, उसे कहा जाता है माइक्रोस्टेट्स. और जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं वो हम इस फॉर्मूले से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे n है ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और r है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हमारे पास p3 कन्फिग्रेशन है. p3 कन्फिग्रेशन में n क्या है हमारे पास यहाँ पे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. तो p में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 3. कितने होते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स? 3. बट यहाँ पे n है ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो 2 × 3 हमारे पास आएगा 6. वैसे ही P3 का मतलब है यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो R की वैल्यू आएगी हमारे पास 3. यहाँ से हमें पता लगता है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितने हैं. टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट एक ऑर्बिटल में इन 3 इलेक्ट्रॉन्स की कितनी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं? 20 हो सकती हैं. कि हम 20 डिफरेंट वेज से इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक ऑर्बिटल में जो है वो अरेंज कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं. Electronic spectra of transition metal complexes. The spectra rise when the electrons are shifted or promoted from one energy to higher energy level. कि इलेक्ट्रॉन्स जब एक
ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में प्रमोट करते हैं या शिफ्ट करते हैं, तब हमारे पास जो है वो स्पेक्ट्रा राइज करता है या स्पेक्ट्रा हमें देखने को मिलता है। द प्रोसेस विच कॉज रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर लाइट के एब्जॉर्प्शन पे, उसे कहा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक ट्रांजिशन। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो सारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं वो हमें स्पेक्ट्रा में देखने को मिले, और हमारे पास कुछ सिलेक्शन रूल्स होते हैं जहाँ से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी ट्रांजिशन जो है वो अलाउड होगी, कौन सी ट्रांजिशन जो है वो हमारे पास अलाउड होंगी और कौन सी ट्रांजिशन हमारे पास फॉरबिडन होगी। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट रूल आता है स्पिन सिलेक्शन रूल। Spin selection rule states that transitions in which number of unpaired electrons changes from lower to high energy states are referred to as spin forbidden। जहाँ पे हमारे पास डेल्टा एस की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो आती है, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास जो है वो हमारी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो फॉरबिडन होगी। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है D2 कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ट्रांजिशन देखने को मिलती है जो कि 3F ग्राउंड स्टेट से 3P एक्साइटेड स्टेट में होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों के पास जो है वो S की वैल्यू जो है वो 3 है, और अगर हम डेल्टा S निकालें तो हमारे पास 0 आता है। तो यहाँ पे जो है वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी दोनों की सेम होने की वजह से यहाँ पे स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है। तो सेकेंड आता है हमारे पास लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। Transitions which do not involve a change in the subsidiary quantum number delta L is equal to 0 are forbidden if the molecule has a center of symmetry. These transitions are called Laporte forbidden transition। कि जहाँ पे हमारे पास डेल्टा L की वैल्यू 0 होगी और सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट होगी, सेंटर ऑफ सिमिट्री हमारे पास प्रेजेंट होगी, वहाँ पे जो है वो हमारे पास जो ट्रांजिशंस हैं वो फॉरबिडन होंगी। और जहाँ पे हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू +-1 आए, मींस चेंज इन सब्सिडियरी क्वांटम नंबर आए, वहाँ पे होंगी लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन। वो ट्रांजिशन जो है वो लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन होंगी। लेकिन कुछ केसेस हमारे पास आते हैं जहाँ पे ये लेपोर्टे सिलेक्शन रूल जो है वो वेरी करता है। जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, अगर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के पास परफेक्ट ऑर्डरहाइड्रल स्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से उनकी जो सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास मिक्सिंग ऑफ डी एंड पी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल आयन होता है, और जो ट्रांजिशंस होती हैं वो प्योर डी डी ट्रांजिशंस ना रहकर ट्रांजिशन अक्कर करती हैं डी लेवल और पी कैरेक्टर के बीच में। अब हमारे पास एक डी लेवल है, एक पी लेवल है, जिसके बीच में हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू आ जाती है +-1। हेयर इज़ द सेकंड केस, अ कॉम्प्लेक्स विच हैज़ परफेक्ट ऑर्डर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैन ऑल्सो एग्जिबिट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये केस क्या बोलता है कि परफेक्ट ऑर्डर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स भी जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एग्जिबिट करते हैं, क्योंकि जो बॉन्ड्स होते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के वो रिजिड नहीं होते, और जिसकी वजह से वो वाइब्रेशन शो करते हैं जो कि हमारी सिमेट्री को चेंज कर देता है। एज ए रिजल्ट मॉलिक्यूल में हैव डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री सो दैट द स्मॉल अमाउंट ऑफ मिक्सिंग ऑफ डी एंड पी ऑर्बिटल अकर्स एंड लो इंटेंसिटी स्पेक्ट्रा आर ऑब्जर्व्ड। जिसकी वजह से डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री होती है और मिक्सिंग होती है डी एंड पी ऑर्बिटल्स की, और हमारे पास लो इंटेंसिटी स्पेक्ट्रा जो है वो हमें देखने को मिलता है। और इन ट्रांजिशंस को बोला जाता है वाइब्रोनिकली अलाउड ट्रांजिशंस, और इस इफेक्ट को बोला जाता है वाइब्रोनिक कपलिंग। कि MnH2O6 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में जितनी भी ट्रांजिशंस होती हैं वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी से भी फॉरबिडन होती हैं और लेपोर्टे भी फॉरबिडन होती हैं। बट इस कॉम्प्लेक्स का पेल पिंक कलर है, वो किसकी वजह से है? वाइब्रोनिक कपलिंग की वजह से है, स्प्लिटिंग ऑफ स्टेट्स इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल फील्ड। S and P state do not split because S orbital is spherically symmetrical and P orbitals are directional but affected by an octahedral field equally. So they remains, the energy level remains equal and no splitting occurs. But states split into two states, that is T2G and EG, and the difference between these two levels is 10 dQ. Here is the barycenter
and 4dq is below the barycenter and 6dq is above the barycenter. Here is the Mulligan symbols that describes spectroscopic terms S, P, D, F, G, H and so on. Here for S, L is equal to 0, so there is only one component which is A1G for octahedral and A1 for tetrahedral. And for P, L is equal to 1. The P has 3 components, means T, that is triply degenerate. For L is equal to 2, the spectroscopic term is D, has 5 components, that is 1 T and 1 E, means 1 is doubly degenerate and 1 is triply degenerate. Thank you so much for watching. If you enjoyed the video or found it helpful, please give it a like and share it with your friends. And if you are new here, don't forget to subscribe to the channel and hit the bell icon so you never miss an update. We are also on Instagram. The link is in the description box. Come connect there too. See you in the next video. Till then, keep learning and stay curious with Chem Curious. Thank you.